ये ग्रीन नंबर्स देख रहे हो? ये ग्रीन नंबर्स पता है क्या है? इसे प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा। बट आप बोलोगे कि भाई इतना अच्छा, मतलब इतना परफेक्ट कैसे? ठीक है, क्योंकि एज अ फॉरेक्स ट्रेडर आप जब MT5 में ट्रेड करते हो तो उसमें आपको देखने को मिलता है हर जगह रेड और रेड। ठीक है, खासकर एज अ बिगिनर। तो मैंने ये जो वीकली PNL है, ये इतना अच्छा कैसे बना लिया? ये बेसिकली मुमकिन हुआ है सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेडिंग की वजह से। अब आप बोलोगे फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या है? देखो, फ्यूचर्स जो है वो फॉरेक्स से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। ठीक है, मतलब आपने ये टर्म तो सुना ही होगा ना कि एक होता है सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, एक होता है ओरिजिनल एनवायरनमेंट जहाँ पे ओरिजिनल कैश होता है। तो सेम जो कंपैरिजन है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जो फॉरेक्स होता है वो एक टाइप का सिम्युलेटेड होता है, क्योंकि आप हर एक ब्रोकर का चेक करोगे ना, हर एक ब्रोकर का प्राइस अलग अलग होगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, हर एक उसका जो प्राइस होगा ना, मतलब उसमें अगर जो भी इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, जैसे नेस्डैक मान लो, तो नेस्डैक में जो प्राइस उसमें दिखाएगा वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म जो भी ब्रोकर है सब में सेम ही प्राइस दिखेगा। क्योंकि एक ही सेंट्रल एक्सचेंज होता है इनका, जैसे कि CME। ठीक है, नेस्डैक का CME है, तो CME की तरफ से जो है ना वो डेटा आता है। सो ये जो डेटा है इसीलिए एक्यूरेट होता है, अनलाइक CFD। तो इस वीडियो का आज का हमारा टॉपिक यही है कि आप एज अ बिगिनर फ्यूचर्स ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज़, ये जो PNL है ये कोई स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं है, इसको मैंने हाइड करने के लिए रखा हुआ है। बाकी आप देखोगे, ऐसे स्क्रॉल करूँगा तो ये ओरिजिनल है। ठीक है, ये मेरे ट्रेडिफाई का डैशबोर्ड है एंड ये फ्यूचर्स फॉर्म है। ठीक है, ओरिजिनल, एकदम प्रॉपर ओरिजिनल है, मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाऊंगा कि आप एज अ बिगिनर जो है फ्यूचर्स ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है CFD वर्सेस फ्यूचर्स, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लो। एंड उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो मैं फिर से इसमें रिपीट करने वाला हूँ, तो आपकी मर्जी है, क्या पता कुछ मिस हो जाए, फिर बाद में मेरे को बोलना नहीं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, टिक। इसमें टिक क्या होता है? जैसे हम लोग फोरेक्स में पिप्स मानते हैं, इसमें टिक वैल्यूज़ काउंट की जाती है। ठीक है, सो अगर मान लो जैसे मेरा ये MNQ है, माइक्रो नैस्डैक है, तो माइक्रो नैस्डैक, चलो ठीक है, MES का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं एक 1 MES पे अगर ये सिंगल टिक मूव होता है, तो जो सिंगल टिक है वो इक्वल्स टू 0.25 होता है। ठीक है, एम ई एस में 1 टिक इज इक्वल्स टू 0.25। ठीक है, अब MES में अगर 1 टिक इज इक्वल्स टू 0.25 होता है, तो क्या बोलते हैं, उसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू होगी कितना, $1.25। ठीक है, उसकी वैल्यू होगी $1.25। ठीक है, ये अपनी 1 टिक की वैल्यू है MES में। ठीक है, माइक्रो ES में, माइक्रो ES बोले तो माइक्रो ई मिनी S&P 500। ठीक, एंड अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ, इसमें पॉइंट्स अलग है, पिप्स अलग है। ठीक है, जैसे अगर आप गोल्ड का चार्ट देखते हो तो उसमें पॉइंट्स अलग होता है एंड पिप्स अलग होता है। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट बेसिकली हम इसको बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अगर लॉन्ग का पॉइंट पोजीशन बनाया एंड शॉर्ट का बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे आप 46.75 देख रहे हो ना, तो यहाँ पे 46.75 ये अपना पॉइंट है। अब ये पॉइंट कैसे होता है? इसमें जो आप ये नंबर देख रहे हो, जैसे मान लो अभी जो करंट प्राइस है वो चल रहा है 3600 पे। हाँ, ये तो मेरा क्रॉस एयर जो है वो 3600 पे है। अब 3601 पे जब ये मूव करेगा ना, ये अपना 1 पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, सो 1 टिक अलग काउंट होता है, 1 पॉइंट अलग काउंट होता है। अब क्योंकि जैसे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के हिसाब से हम उसमें पिप्स काउंट करते थे, इसमें जो है हम टिक्स को वैल्यू देते हैं। ठीक है, जैसे उसमें हम पिप्स को मानते थे, और सिंगल पॉइंट्स के हिसाब से भी आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, ये हो गया अपना पिप्स और ये अपना पॉइंट्स। ठीक है, नाउ अभी ये तो हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो फ्यूचर्स मार्केट है वो इतना पॉपुलर क्यों है। देखो, वो इतना पॉपुलर इसीलिए है बिकॉज वो एक तरह का प्रोफेशनल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट है। ठीक है, एक तरह से वो एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट है जहाँ पे जो डेटा होता है ना बायर सेलर्स का वो ट्रांसपेरेंट रखा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने मेरे को ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग करते हुए देखा ही होगा। तो जो ऑर्डर फ्लो की ट्रेडिंग है उसमें जो डेटा आता है रियल टाइम वो सीएमई की तरफ से आता है, मतलब डायरेक्ट एक्सचेंज की तरफ से आता है। सो बेसिकली मेरे बोलने का ये मतलब है जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जितने भी ये पेयर्स है, जो भी इंडाइसेस या इंस्ट्रूमेंट मैं करता हूँ, सबका एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होता है एंड सबका डेटा सेम है सारे ब्रोकर में। ठीक है, इससे क्या है, सारा डेटा ट्रांसपेरेंट रहता है एंड इसमें कोई भी जो है मतलब घपलेबाजी नहीं होती। ठीक है, जैसे अब फॉरेक्स में क्या होता है, हर एक ब्रोकर का अपना अपना अलग प्राइस रहता है एंड अपना अपना स्प्रेड साइज रहता है। इसमें भी स्प्रेड रहता है लेकिन बहुत कम रहता है। ऑफ कोर्स बिकॉज यहाँ पे जो स्प्रेड है वहाँ से इनको प्रॉफिट कमाना नहीं होता है ब्रोकर को। वहाँ पे ब्रोकर इसीलिए बढ़ा देते हैं क्योंकि उस स्प्रेड के बेसिस पे वो अपना कमीशन काट के अपने प्रॉफिट मतलब अपनी जेबें भरते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है उसी से ही जो है ना डेटा आता है उनके पास एंड कोई भी ब्रोकर जो है इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो स्प्रेड जो है वो भी जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है वहीं से आता है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली जो सीएमई की तरफ से जो डेटा आता है उसी का ही है ये नैस्डैक। ठीक है, जो नैस्डैक और ईएस हम लोग ट्रेड करते हैं वो सीएमई की तरफ से आता है। ओके, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एज अ बिगिनर आपको क्या ट्रेड करना चाहिए। देखो, कॉमनली आपने सुना होगा नैस्डैक एंड ये ईएस। अब यहाँ पे जो नैस्डैक है वो तो आप सबको ही पता है, नैस्डैक 100 को नैस्डैक बोला जाता है। बट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ईएस क्या होता है, ईएस बेसिकली S&P 500 को बोलते हैं। ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म ईएस है अपना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा MES का चार्ट है। ठीक है, MES बोले तो माइक्रो। ठीक है, ईएस से पहले एम लगा है तो वो माइक्रो है। माइक्रो ई मिनी S&P 500, सेम ये भी वही है। MNQ बोले तो माइक्रो ई मिनी नैस्डैक 100। अब एक है ये वाला ये सॉरी NQM 2026। NQM बोले तो नैस्डैक है 2026 जो है मेरा कब कौन से ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, और M कॉन्ट्रैक्ट जो है क्वार्टरली या फिर एक मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है ना एक्सपायर हो जाता है, तो उस हिसाब से एक कोड वर्ड मिलता है इनको एंड यही सेम कोड वर्ड जो है हर पर ईयर जो है वो रिपीट होता है। ठीक है, एम के बाद शायद यू की बारी है, मतलब NQM है ना अभी, तो NQU 2026 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है ये सीन। तो एज अ बिगिनर आपको जो है ये NQ बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको आपको ये ट्रेड करना है MES। ठीक है, माइक्रो ई मिनी S&P 500। तो यहाँ पे अगर 1 कॉन्ट्रैक्ट उठाओगे तो आप एक 1 माइक्रो उठाओगे। ठीक है, एंड 1 माइक्रो उठाओगे तो आप सेफ रहोगे। अगर ES में उठाओगे तो आप ES में जाके 1 कॉन्ट्रैक्ट डाल के करोगे तो आप 1 मिनी उठाओगे, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ऐड होती है। दैट मीन्स अगर सिंगल टिक पे आपको बहुत ज़्यादा प्राइस मिलता है या फिर घटता है अगर आप लॉस में हो जाते हो तो। ठीक है, तो एज अ बिगिनर आपको जो है ना MES पे स्टिक रहना है। अगर आपको नैस्डैक पसंद है तो आप बेशक MNQ ट्रेड करो। ठीक है, लेकिन NQ मत करो स्टार्टिंग में, मिनी ट्रेड मत करो, बुरा वाला फंसोगे। ठीक है, जल्दी प्रॉफिट बनता है ठीक है, वो तो ठीक है, बट जल्दी लॉस भी होगा। एज अ बिगिनर आप सेफ चलोगे वही बेस्ट है। ठीक है ना। तो अब क्योंकि मैंने यहाँ पे माइक्रो एंड मिनी बोल ही दिया है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब ES का मैंने बोला था कि एज अ बिगिनर आप ES करोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ES के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे कितना पॉइंट है, ये हो गया 1 पॉइंट है। ये यहाँ पे आप देखोगे ना ये 1 पॉइंट है। तो ES में 1 पॉइंट में कितना डॉलर बनता है, ES में बनता है 1 पॉइंट का, मैं पॉइंट बता रहा हूँ 1 टिक के हिसाब से नहीं बता रहा। ये टिक इसीलिए क्योंकि टिक कैलकुलेशन में यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। अब
जो पॉइंट है उसको कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। ठीक है, एक प्राइस से दूसरे प्राइस आप सिंगल पॉइंट से जब बढ़ता है तो हम उसको 1 पॉइंट ही मानते हैं, तो उस पॉइंट के हिसाब से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये अपना हो जाएगा $50। ठीक है भाई, नोट ज़रूर कर लेना, बिकॉज ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में भले याद नहीं रहती है, बाद में ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, अब इसमें MES लोगे ना, अगर आप सॉरी MES लोगे तो इसमें आपको मात्र $5 ही होगा ये। ठीक है, दैट मीन्स मेरे बोलने का ये मतलब है कि जो माइक्रो है वो छोटा होता है, तो यहाँ पे 1 मिनी इज इक्वल्स टू 1 माइक्रो। सो यहाँ पे हम 1 माइक्रो कर रहे हैं। ठीक है, MES बोले तो माइक्रो मिनी S&P 500, तो उसमें सिंगल माइक्रो में सिंगल पॉइंट में मतलब इतना पॉइंट में मेरा इसमें $5 बनेगा, और ये स्टार्टिंग में एज ए बिगिनर यही बेस्ट है। ठीक है, बाकी अगर आप बाद में जब प्रोफेशनली मतलब थोड़ा टाइम हो जाता है, आपको जब आदत लग जाती है, तो उस टाइम पे आप जो है ना सीधा आप 1 मिनी उठा सकते हो 10 माइक्रो के जगह। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, 1 मिनी इज इक्वल्स टू 10 माइक्रो। ठीक है, तो आप माइक्रो अगर 10 उठाते हो तो वो इक्वल्स टू 1 मिनी हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये MES में मैं सिंगल कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेड करूंगा तो $5 का प्रॉफिट होगा मेरा। अगर MES में जो ये प्रेजेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो प्रेजेंट वाला है, इसमें अगर मैं 10 माइक्रो उठाऊंगा तो मेरा $50 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना मिनी एंड माइक्रो। अभी वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे बताऊँ ना नेस्डैक में, तो नेस्डैक में सिंगल देखो, नेस्डैक इसलिए मैं बोलता हूँ बिकॉज वहाँ पे ये जो 1 पॉइंट है ना, यहाँ पे बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी जो है 1 पॉइंट, और बहुत छोटा सा है ये, तो इसमें जो है ना ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो सिंगल पॉइंट में जो है ना यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो अगर मैं क्या बोलते हैं, कहा गया टेक्स्ट, हाँ, तो नैस्डैक में यहाँ पे अगर 1 पॉइंट की बात करें, मतलब ये जो इतना प्रॉफिट आप देख रहे हो ना टारगेट में, इसके हिसाब से देखेंगे तो वन एक सेकेंड, हाँ, तो 1 पॉइंट इज इक्वल्स टू $2। अब आप बोल रहे होंगे कि भाई मैंने तो बोला था कि नैस्डैक में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। भाई देखो, इसमें जो अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा है, तो एक पॉइंट जो है ना बहुत छोटा सा है, और ये एक पॉइंट हो एकदम चुटकी भर में आपको 1 पॉइंट दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सॉरी, ये ₹2 नहीं है यार, $2 है। क्या हो रहा भाई, ये $2। ठीक है, ये MNQ का प्राइस है, मतलब सिंगल पॉइंट इतना अगर MNQ में मूव करता है तो आपका $2 हो जाएगा, एंड 1 पॉइंट अगर NQ में अगर ट्रेड करते हो तो इस इक्वल्स टू आपका $20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा MNQ, अरे क्या हो गया यार, ये अपना MNQ है। ठीक है, अब इसमें पॉइंट जो है ना बहुत जल्दी जल्दी होता है, मतलब 1 मिनट का कैंडल एटलीस्ट आपका जो है कितना होल्ड करेगा, ये जो लास्ट 1 मिनट कैंडल है आपका, इसमें कितना होल्ड किया इसने, 5। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स में आप कितना, 5 to 10 $10। ठीक है, आप 1 माइक्रो में इतने में आप $10 कर सकते हो। एंड जैसे नैस्डैक जो है बहुत फास्ट मूव करता है, तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना एज अ बिगिनर, आप माइक्रो पे ही रहना, एंड मेरी मानो तो आप माइक्रो S&P 500 में ही रहो, वही बेस्ट है। ठीक है, एंड इसका सेशन की बात कर लेते हैं, जो अपना फ्यूचर्स ट्रेडिंग का सेशन है, आपको कौन से सेशन में इसको ट्रेड करना चाहिए। देखो देखो सेशन यहाँ पे 3 सेशन हम लोगों को पता है, एक होता है एशियन सेशन, एक होता है लंदन सेशन, और एक न्यूयॉर्क सेशन। तो अगर आपको लो वॉलेटिलिटी पसंद है, ठीक है, तो लो वॉलेटिलिटी के हिसाब से आप एशियन सेशन ट्रेड कर सकते हो। बहुत कम वॉल्यूम रहेगी, आपको इजी मूव्स मिलेंगे वहाँ पे, आपको ज़्यादा फास्ट सोचना नहीं पड़ेगा, पेशेंटली वेट करो अपने सेटअप का एंड ट्रेड करो। दूसरा ऑप्शन है लंदन सेशन, यहाँ पे जो है ना एशियन सेशन थोड़ी ज़्यादा वॉल्यूम रहेगी, थोड़ी ज़्यादा एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी,
एंड अक्सर जो है लंदन में एक्सपेंशन भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि एशियन में नहीं मिलता, एशियन सेशन में भी मिलता है। यहाँ पे लंदन में भी अच्छा खासा मिल जाता है। एंड सबसे बेस्ट है, सबसे हाई वॉल्यूम होता है न्यूयॉर्क सेशन में। ओवर द टाइम जो है ना, आप एशिया से जो है ना, देखो एज अ बिगिनर आप एशिया से स्टार्ट करो, एशिया में ट्रेड करो, ठीक है। अगर आप इसे एशिया नहीं होता तो लंदन करो। लेकिन अगर आप एशिया से स्टार्ट कर रहे हो तो एशिया से लंदन में शिफ्ट हो, फिर न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाना, ठीक है। एंड जो लोग लंदन से स्टार्ट करेंगे वो लंदन से न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाना, बिकॉज न्यूयॉर्क जो है ना सबसे ज़्यादा वॉलीटिलिटी तब रहती है, सबसे ज़्यादा जो ट्रेडर्स है उस टाइम पे एक्टिव रहते हैं, ठीक है। सो उस हिसाब से जो है ना मार्केट पार्टिसिपेंट न्यूयॉर्क का जो अपना टाइम सेशन है, टाइम जोन है, उसमें सबसे ज़्यादा रहते हैं। जो हेज फंड हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, मार्केट मेकर जितने भी हैं ना, सब न्यूयॉर्क के टाइम पे अवेलेबल रहते हैं एंड उस टाइम पे वो ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है कि ऑर्डर फ्लो क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको माइंड में आता होगा, बिकॉज मैं सिंपली ऑर्डर फ्लो ही ट्रेड करता हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला, एक सिंपल सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से आता है एंड उसका जो डेटा है वो ट्रांसपेरेंट है, सबके साथ जो है ना शेयर की जाती है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म है, जैसे सियारा चार्ट्स हो गया, डीप चार्ट्स हो गया, या एटस हो गया, इनका जो है ना, आपको अलग से टूल्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। वो एडवांस टूल्स के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डेटा है वो प्रोसेस होके एडवांस टूलिंग सिस्टम जो है उसके थ्रू आपको वो डेटा दिखता है विजुअली, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑर्डर फ्लो टूल जो है वो अपना सियारा चार्ट्स है, लेकिन उसका जो लर्निंग कर्व है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। उसका यूआई जो है ना थोड़ा सा अलग है, ओल्ड स्कूल टाइप का है, बट वो बेस्ट रहता है, ठीक है। अगर आपको यूआई अच्छा चाहिए तो एटस या डीप चार्ट उठा सकते हो, या फिर कुछ कुछ लोग मोटिवेट भी करते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये छोटा सा एक वो बता दिया मैंने, क्योंकि मैं खुद ऑर्डर फ्लो ट्रेड करता हूँ इसीलिए, ठीक है। सो अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं कि आपको इसमें एज अ ब्रोकर ट्रेड करना, मतलब ब्रोकर में ट्रेड करना चाहिए या प्रोफॉर्म। तो सबसे सिंपल आंसर है, आपको इसमें एज अ बिगिनर जो है प्रोफॉर्म ही ट्रेड करना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। एज अ बिगिनर आपको प्रोफॉर्म ही ट्रेड करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि भाई क्या फ्यूचर्स के भी प्रोफॉर्म होते हैं? ऑफ कोर्स भाई, मैंने अभी कुछ देर पहले ट्रेडिफाई का आपका डैशबोर्ड दिखाया, ठीक है। वो ट्रेडिफाई जो है वो स्पेसिफिकली फ्यूचर्स प्रोफॉर्म ही है, उनका सीएफडी फर्म नहीं है। क्रिप्टो भी है उनका, बट सीएफडी नहीं है फॉरेक्स का, ठीक है। सो इसीलिए जो है ना, आपको एज अ बिगिनर प्रोफॉर्म, मतलब प्रोफॉर्म से ही आपको ट्रेड करना चाहिए फ्यूचर्स, ठीक है। सो अगेन, अगर आप प्रोफॉर्म यूज़ करना चाहते हो तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी होगा कि कौन सा प्रोफॉर्म से आप जो है बाय कर सकते हो अकाउंट, ठीक है। मतलब फ्लेक्सिबल कौन सा प्रोफॉर्म रहेगा आपके लिए। तो सबसे बेस्ट चॉइस है आपके लिए वो है एपेक्स का अकाउंट, ठीक है। वो जो है ना एज लिटिल एज आपको $19 में मिल जाता है, 19.90 ऐसा कुछ, मतलब बोझ ले तो ज़्यादा से ज़्यादा 2000 के अंदर आपको वो अकाउंट देखने को मिल जाता है। अब इसमें एक कैच है, वो क्या है पता है? इसमें एक्टिवेशन फ़ी होता है। अब देखो, एपेक्स का नया रूल भी है, अगर आपको विदाउट एक्टिवेशन फ़ी पे बाई करना है तो आपको मतलब वो करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एज अ बिगिनर फ्रेंडली उसको बेस्ट क्यों बोला, वो इसीलिए बिकॉज आप जब $19 दे रहे हो, एक्टिवेशन फ़ी जो है आपको तभी देना पड़ेगा जब आप पास करोगे, ठीक है। अब अगर आप, क्योंकि एज अ बिगिनर ज़रूरी नहीं है कि आप पास कर लो, एज अ बिगिनर हर कोई अकाउंट फेल करता है। तो जो फर्म आपसे पहले ही एक्टिवेशन फ़ी ले लेता है इवैल्यूएशन के साथ में, उससे अच्छा, अगर मान लो आप फेल हो जाओगे तो आपने तो एडवांस में जो एक्टिवेशन फ़ी पे किया था वो तो चला जाएगा ना। तो सिंपली अगर आप एपेक्स से स्टार्ट करोगे, $19 का आता है, आप उसको बाई करो, अच्छे से स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसको पास करो। अगर आप पास कर ले तो अच्छी बात है भाई, अगर आप पास कर लेते हो तो सिंपली आप एक्टिवेशन फ़ी पे करो। नेक्स्ट टाइम जो है आप विथ एक्टिवेशन वाला एपेक्स के जो अकाउंट है वो बाई कर सकते हैं, या फिर दूसरा फॉर्म जैसे ल्यूसिड हो गया, ट्रेडिफाई हो गया, ठीक है, ये सब पे जा सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया अपने एक्टिवेशन फ़ी। अब जो है इसमें लिमिट कितना है, अगर मान लो मैंने एक फर्म ख़रीदा, ठीक है, तो उसमें देखो, मैं जब नया नया स्टार्टिंग में आया था, अभी 3-4 महीने पहले की बात है, उसमें क्या होता था ना, आपके पास 30 डेज़ का टाइम रहता था, ठीक है। 30 डेज़ के बाद जो है ना, हर महीने वो सब्सक्रिप्शन रिन्यू होता था। वो जो मंथली पेमेंट है, आपको मंथली पेमेंट के हिसाब से
वो अकाउंट परचेज करना पड़ता था। बट ओवर द टाइम जो है ये सारी चीज़ें एडवांस हो रही है, तो अभी जो है ना आपको वन टाइम फ़ी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ कर दी है उन लोगों ने। हालांकि प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है बट फ़ायदा ज़रूर हुआ है। ठीक है, मंथली पे करने से अच्छा है वन टाइम फ़ी वो कर दो। उस ऊपर से जो एक्टिवेशन फ़ी है उसको भी डिडक्ट करके ये लोग उसमें ऐड करके, मतलब अपना ही बेसिकली फ़ायदा हो रहा है उसमें। ठीक है, अब जो एपेक्स है उसका नए रूल के हिसाब से जो है ना उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने भले ही मंथली फ़ी ख़त्म कर दी है बट आपको जो है ना 30 डेज़ के अंदर ही अकाउंट पास करना पड़ेगा। उसके बाद जो अकाउंट है वो एक्सपायर हो जाएगा, आपको नया लेना पड़ेगा। जो कि बुरा भी नहीं है क्योंकि वो आपसे पहली बात तो एक्टिवेशन फ़ी भी नहीं चार्ज कर रहा है, साथ में आप उसको प्ले कर रहे हो एंड इजीली जो है आप उसको ब्लो भी कर रहे हो। अब इजीली ब्लो कर रहे हो, आपका एक्स्ट्रा पैसा नहीं जा रहा है क्योंकि आपने एक्टिवेशन फ़ी नहीं भरा है जो पास करने के बाद भरना चाहिए था, है ना। बाकी आपकी मर्जी है, आपको एक्टिवेशन वाला एपेक्स उठाना है या फिर लूसिड उठाना है, क्योंकि लूसिड का जो है वो सस्ता मिल जाता है बोले तो एक्टिवेशन फ़ी के साथ। तो एक बार अकाउंट पास करना स्टार्ट कर देते हो तो कुछ भी सिलेक्ट करो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ बिगिनर। ठीक है, एंड रूल्स वगैरह एक बार पढ़ लेना, सभी जो भी मतलब फर्म आप यूज़ करते हो। मेरे हिसाब से बेस्ट फर्म का नाम मैं बता दिया हूँ। एक तो एपेक्स ट्रेडर फंडिंग है, फिर एक ल्यूसिड है, एक ट्रेडिफाई है। ये पर्सनली मैं यूज़ कर भी रहा हूँ एंड किया भी है मैंने। तो ये तीन जो है काफ़ी अच्छे फर्म है, काफ़ी नोन फर्म है। आप ब्लू गार्डियन फ्यूचर्स के लिए भी जा सकते हो। ठीक है, उनके प्राइस आपको अच्छे खासे दाम में मिल जाएगा। ठीक है, उनका भी मतलब आपको अच्छा खासा मिल जाएगा बिकॉज मैंने यूज़ किया है उनको, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं फर्म में जो है, ये तो मैंने प्राइसिंग एंड कौन सा टाइप आपको चूज़ करना चाहिए वो बता दिया। अब इसमें एक चीज़ है जो है ड्रॉडाउन टाइप। यहाँ पे तीन ड्रॉडाउन टाइप आपको देखने को मिलेगा। एक हो जाएगा स्टैटिक। स्टैटिक बेसिकली सेम वही है आपका फॉरेक्स वाला। आपका जो ड्रॉडाउन लिमिट है वो फिक्स रहता है। जैसे आपका 5K का अकाउंट है ना, तो 5K के अकाउंट में आपको जो है क्या बोलते हैं उसको, 5800, 5000 नहीं 4800। ठीक है, मान लो $200 का उसमें ड्रॉडाउन है या मैक्स ड्रॉडाउन है, तो उसमें जो $200 है तो 800, 4800 जो है आपका स्टैटिक है। वो आप कितना भी प्रॉफिट बना लो, वो लास्ट लिमिट जो है वो 4800 पे ही रहता है। ठीक है, वो अपना स्टैटिक है, तो आपको पता ही है, ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट वो रहता है एज अ बिगिनर। ठीक है, एंड ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है। स्टैटिंग जो है स्टैटिक ड्रॉडाउन जो है वो बहुत कम फर्म सी जो है वो प्रोवाइड करती है स्टैटिक ड्रॉडाउन के साथ। ठीक है, एक है EOD, अरे यार, एक है EOD ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, दैट मीन्स एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। अब ये क्या है, जो ड्रॉडाउन है वो आपका एंड में, डे के एंड में आपका काउंट होगा। दैट मीन्स कि मान लो मैंने $1000 का प्रॉफिट किया, तो जो मेरा मान लो मेरा 50K का अकाउंट है, $50,000 का। ठीक है, तो मेरा ब्रीच लेवल जो है वो 48,000 है। अब 48,000 जो है वो बढ़ जाएगा जब आप 50K के अकाउंट में 1000 आपने प्रॉफिट किया, आपका बैलेंस जो है वो 51,000। ठीक है, आपका जो बैलेंस है वो 51,000 है क्योंकि आपने $1000 का प्रॉफिट किया। तो आपका जो ड्रॉडाउन लिमिट था $48,000, पर टेक्स्ट के साथ ही बता देता हूँ मैं, बेस्ट रहेगा। ठीक है, मान लो मेरे पास $50,000 का अकाउंट है। ठीक है, और ड्रॉडाउन लिमिट जो है वो 48,000 है। अब जब आप इसमें $1000 प्रॉफिट कर लेते हो, अब $1000 आपने प्रॉफिट किया, EOD ट्रेलिंग ड्रॉडाउन वाले अकाउंट में जब ये मार्केट क्लोज होता है ना अराउंड अपने इंडियन टाइम के हिसाब से 2:30 बजे। ठीक है, एंड मार्केट ओपन होता है ठीक 1 या 2 घंटे के बाद। ठीक है, तो उसके बाद जब मार्केट वापस ओपन होता है तो उस टाइम पे जो है ये प्राइस वगैरह सारे के सारे जो है
काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो आपने 51,000 आपने वो किया, तो उस टाइम पे जो आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन 48,000 लास्ट पे था वो आपका 49,000 लास्ट पे हो जाएगा, क्योंकि आपने 1,000 प्रॉफिट किया, उस हिसाब से 1,000 जो है वो ट्रेल हो गया। अगर आप 800 करोगे तो 800 के हिसाब से 800 पॉइंट जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो आपका मैक्स लॉस लिमिट जो है फिर वो रह जाएगा। अब उससे डिपेंड नहीं करता है कि आप उसमें डेली लॉस लिमिट है या नहीं है, ठीक है। डेली लॉस लिमिट इसमें मैटर नहीं करता है, बस आपको जो मैक्सिमम ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है वो ध्यान में रखना है। और लास्ट वाला जो है वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स लोग करते हैं, जैसे कि मैं, एंड मैं भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट एज अ बिगिनर इसको ये बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। वो है क्या बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेलिंग। अबे यार, इंट्राडे ट्रेलिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें मान लो ये जो है ना, इसमें ईओडी ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है, एंड ऑफ द डे है, मतलब ये जो है ना, ये इस चीज़ को अपडेट करने के लिए मार्केट की क्लोजिंग का वेट करता है। बट अगर मान लो मैं अभी कितना प्रॉफिट किया, कितना 1,000, तो जब मैं 1,000 जिस टाइम पे प्रॉफिट करूँगा, जैसे जैसे मेरा प्राइस ऊपर जाता रहेगा वैसा वैसा मेरा ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन जो मैक्स ड्रॉ डाउन है वो भी अप चलता रहेगा। अब मैंने मान लो 51,000 बनाया, तो ये 49,000 पे चला जाएगा एकदम तुरंत उसी टाइम पे जैसे ही मैं ट्रेड क्लोज करूँगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने इसमें और $200 का प्रॉफिट किया, जैसे ही मैं ट्रेड क्लोज करूँगा ना, मेरा मैक्स ड्रॉ डाउन लिमिट जो है और वापस ट्रेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इंट्राडे ट्रेलिंग। ये पसंद इसीलिए है मेरे को बिकॉज ये जो इंट्राडे ट्रेलिंग है ना, ये पूरा हमेशा के लिए ट्रेल नहीं करेगा, ठीक है। ये जो है हमेशा के लिए ट्रेल नहीं करेगा। ये कब रुकेगा फिर, ये जो है जब मैं इसमें 52,100, तो 52,000 मैंने बनाया 100 बफर के लिए है, एंड ये जो है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन 50,100 पे आके लॉक हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसमें फिर से $200 $100 और एक्स्ट्रा प्रॉफिट करूँगा, तो ये जो 100 है ये यहाँ से 2 में शिफ्ट नहीं होगा, ये 1 पे जाके लॉक हो जाएगा, एंड मैक्स ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मेरा ये है। अगर मान लो मैं इसको 60,000 भी बना लूँ ना, तब भी मेरा जो मैक्स ड्रॉडाउन है वो यही रहेगा, ठीक है। अब मैक्स ड्रॉडाउन क्योंकि मेरा ये है 10,000 का, मेरे पास एकदम फुल बफर है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आराम से मैं $10,000 निकाल सकता हूँ इसमें से, राइट। अब उसके बाद मेरे पास सॉरी 10,000 निकाल दूंगा तो $100 का मेरे पास बफर रहेगा, जो ऐसे चुटकियों में फिर अकाउंट मतलब ब्रीच हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स 1,000 या 2,000 मैं रुक के $8,000 में निकाल लूँगा। तो ये एक एडवांटेज होता है इंट्राडे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का, ठीक है। सो अभी यही है, सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि भाई कौन सा ड्रॉडाउन बेस्ट है। एज अ बिगिनर जो है बेस्ट अपना स्टैटिक है, एंड जो कि बहुत रेयरली देखने को मिलता है, तो मैं रेकमेंड करूँगा आप ईओडी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन करो। अगर उस फॉर्म में स्टैटिक अवेलेबल है तो स्टैटिक कर लो, ठीक है। ओके, प्रॉप फॉर्म हो गया कि उसमें ये भी बता दिया कि कौन सा प्रॉप फॉर्म बेस्ट है। हाँ, एक और लास्ट क्वेश्चन, मतलब एक और क्वेश्चन है कि आपको कौन सा अकाउंट साइज आपको बेस्ट होगा, बेस्ट फिट होगा आपके लिए, ठीक है। एंड देखो हम लोग फॉरेक्स में बिगिनर जो है ना, फर्स्ट अकाउंट जो है वो 5K का ही आता है, सबसे मिनिमम बैलेंस का। तो मेरा सजेशन यही है कि आप जो है एक $50,000 का ही अकाउंट से स्टार्ट करें। 25 वाले में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी कैलकुलेशन वगैरह में। $50,000 का अकाउंट से आप स्टार्ट करोगे तो वो थोड़ा बेटर चॉइस होगा, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैंने $25,000 नहीं, मतलब आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप सीधा 150K का अकाउंट ले लो। नहीं भाई, 150K का अकाउंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग में बिगिनर हो तो फुल्ली रिकमेंड जो है वो $50,000 का ही अकाउंट है। ड्रॉ डाउन वगैरह प्राइसिंग वगैरह देख लेना, वो सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ। एक अच्छा सा प्लान बनाओ कि भाई आपको पर डे के हिसाब से कितना % रिस्क करना है, कितना प्रॉफिट करना है। अभी जो मैंने पीएनएल आपको दिखाया था उसमें आपने यही देखा होगा कि मेरा पर डे के हिसाब से या तो मैं 600 बनाता हूँ, 600 प्लस, या तो 600 माइनस। तो -600 होता है तो मैं छोड़ देता हूँ, 600 प्लस होता है तो मैं ए प्लस सेटअप का वेट करता हूँ। जैसे मेरा 600 से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ए प्लस सेटअप अगर नहीं मिलता तो छोड़ देता हूँ, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, फिर से ट्रेड उठा लेता हूँ। तो उस दिन 700 भी कभी कभी हो जाता है, या फिर कभी कभी 1,000 के ऊपर भी चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके जो है ना प्लान कर सकते हो।
सो अपना जो है ना जर्नी प्लान करो एंड थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट करो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें एक मिनी ट्रेड करके जल्दी जल्दी प्रॉफिट बना सकते हो तो बना लोगे, नहीं। सीधा मिनी ट्रेड मत करो, माइक्रो से स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट गेन करो। जब एक्सपीरियंस हो जाओगे तो अपना लॉट साइज बढ़ा लेना, आप माइक्रो से मिनी में शिफ्ट हो सकते हो। अभी मैं 1 मिनी से ही स्टार्ट करता हूँ ट्रेडिंग, ठीक है। अगर मेरे को लगता है कि थोड़ा ए प्लस सेटअप है तो मैं 2 मिनी भी उठा लेता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही है भाई, मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। कोई भी चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो फॉर श्योर भाई, सबके लिए ऑल द बेस्ट, जो भी आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। फॉरेक्स को छोड़ दो एंड फ्यूचर्स में आ जाओ, बिकॉज फ्यूचर्स ही बेस्ट है। एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, प्राइस चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी मैनिपुलेशन देखने को नहीं मिलेगा, प्योर प्राइस एक्शन होगा, प्योर एक्सचेंज है। मतलब सारी चीज़ें जो है इसमें प्रोफेशनल है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखी जाती है, जिस वजह से मैं भी सिर्फ ऑर्डर फ्लो ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।